एकादशः पाठः 11वां पाठ क्लास 8th संस्कृत सब्जेक्ट में आज हम एकादशः पाठ सावित्रीबाई फूले पढ़ेंगे। सावित्रीबाई फूले यह एक महिला का नाम है जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए भरपूर प्रयास किए थे। इसके बारे में लिखा गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है। यह हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। मतलब ये है कि हमारा जो समाज है, इस समाज में शिक्षा प्राप्त करना पहले के समय में बहुत टफ कार्य होता था। मतलब लोगों को शिक्षा मिल ही नहीं पाती थी। हर व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पाता था। केवल जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे राजा हैं या और भी जो मतलब धनवान लोग हैं, उन लोगों के या तो फिर जो ब्राह्मण हैं, उन लोगों को ही शिक्षित किया जाता था, क्योंकि इन्हें शिक्षा का कार्य आगे तक चलाना पड़ता था। जैसे राजा है तो उसे राज्य करना है, जो धनवान लोग हैं वो अपने पैसों के बल पर करवा लेते थे, पढ़वा लेते थे बच्चों को, परंतु हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और अधिक ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ रहा है। और मतलब यह है कि जब मतलब हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच ही नहीं पाती थी, तो पहले तो यूँ भी था कि स्त्री शिक्षा होती ही नहीं थी। मतलब लड़कियों को, घर की औरतों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। यह कहा जाता था कि इसे तो चूल्हा चौका ही करना है, पढ़ लिख कर क्या मतलब है। इसलिए स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, और यदि कोई पढ़ना भी चाहता था तो उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती थी, अवरोध मतलब रुकावटें आती ही थी। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। मतलब यह जो पाठ है वह सावित्रीबाई फूले पर आधारित है, जो मतलब जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास किए थे। ये चित्र देखिए आप। इस चित्र में यहाँ पर एक स्कूल टाइप से, एक पाठशाला टाइप से दिखाया जा रहा है, जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर बोर्ड बना हुआ है। यह एक रास्ता जा रहा है। अब इस रास्ते से चलकर एक महिला आ रही है। कुछ लोग उस पर ये देखिए धूल फेंक रहे हैं, कुछ पत्थर फेंक रहे हैं। इस तरह का यह एक चित्र बनाया गया है। अब इसके बारे में यहाँ से हम पाठ स्टार्ट करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर दिए हुए चित्र को देखिए। अब ऊपर दिया हुआ चित्र क्या है, जिसको मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये एक पाठशाला है, एक महिला है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, और इस महिला चल कर आ रही है, शायद ये पाठशाला में जा रही है, और उसके ऊपर कुछ लोग ये धूल मट्टी फेंक रहे हैं, कुछ लोग कंकर पत्थर फेंक रहे हैं। इदम चित्रम काश्चित् पाठशालाया वर्तते। यह चित्र किसी एक पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम यानी यह सामान्य पाठशाला नहीं है। नास्ति मतलब नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयमस्ति मतलब यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला का चित्र है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। आदाय यानी लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिप्ति। बीच रास्ते में जब वो स्कूल जा रही है, तो उस रास्ते में कुछ लोग तस्या मतलब उस पर रहते, किस पे, इस महिला पर धूल और कुछ पत्थर फेंकते हैं। परम साथ स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। परम फिर भी सा यानी वह स्वदृढ़ निश्चय, स्व यानी खुद का, दृढ़ निश्चय मतलब जो निश्चय को हिला न सके, तो फिर भी वह स्वयं के दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। मतलब दोबारा वो ये नहीं सोचती कि मैं इस कार्य को करूं या ना करूं, वो उसको करना है, मतलब वो करेगी ही सही। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदनम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। विद्यालय स्वयं के
विद्यालय में, जो कि कौन सा है, कन्या, तो स्वयं के विद्यालय में कन्याओं के साथ में विनोद के साथ मतलब हंसी मजाक के साथ आनंदपूर्वक बातचीत करते हुए वह अध्यापन कार्य में संलग्न हो जाती है। मतलब एक जो महिला है उसके ऊपर जब वह पुस्तकें लेकर घर से स्कूल आती है पढ़ाने के लिए, तो कुछ लोग उस पर धूल फेंकते हैं, कुछ उस पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है और उसके विद्यालय में आकर वह कन्याओं के साथ मतलब लड़कियों के साथ में आनंदपूर्वक बातचीत करते हुए अध्यापन मतलब पढ़ाने में संलग्न हो जाती है, मतलब उसे पढ़ाने में बिजी हो जाती है। तस्य स्वकीयम् अध्ययनमपि सैव प्रचलति। तस्य मतलब उसका, किसका, सावित्रीबाई फुले का। ये जो चित्र है वह सावित्रीबाई फुले का दिया हुआ है। तस्य स्वकीयम, वह खुद भी अध्यापन कार्य कर रही है, मतलब वह खुद भी पढ़ती है और बच्चों को भी पढ़ाती है। केयम महिला, केयम का अर्थ है कौन, कौन है वह महिला, मतलब वह महिला कौन है जो स्त्री शिक्षा के लिए आती है। लोग उस पर धूल भी डाल रहे हैं, पत्थर भी डाल रहे हैं, लेकिन फिर अपने दृढ़ निश्चय से वह हटती भी नहीं है और स्कूल आकर के वह हंसी मजाक के साथ में सारी बातें को भूल कर लड़कियों को पढ़ाने में बिजी भी हो जाती है। तो ऐसी महिला कौन है? अपि यूयमीमां महिला जानित, क्या आप सब उस महिला को जानते हैं जो इस तरह का कार्य कर रही है? क्या आप उस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यह जो महिला है यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं, मतलब महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, वह शिक्षिका जो महिला है और प्रथम है, उसके पहले किसी भी कोई भी महिला शिक्षिका नहीं बना है और उसका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। अर्थात जनवरी मास के जनवरी महीने के तीसरे दिन, तृतीय दिवस है मतलब तीसरे दिन, सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक गांव में, महाराष्ट्र के नायगांव नाम का जो गांव है, उस गांव के स्थान में सावित्री का जन्म हुआ। मतलब 3 जनवरी का तीसरा दिन कौन सा होगा? 3 जनवरी। तो 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नाम के एक गांव के में सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्या मतलब उनके, किनके? सावित्रीबाई फुले के। तस्या माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई है। पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, मतलब उनकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी के नाम से प्रसिद्ध है। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। नववर्ष मतलब 9 साल, जब वह सावित्रीबाई जब 9 साल की थी तब उनका विवाह, परिणीता है ना विवाहिता, विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में उनका विवाह हो गया। कब हुआ? जब वह 9 वर्ष की थी तब, मतलब जब यह सावित्री 9 वर्ष की थी तब उनका विवाह ज्योतिबा फुले नाम के एक व्यक्ति के साथ में हो गया था। सोऽपि तदानी 13 वर्षकल्प एव आसीत। और वो उनका जो पति था, मतलब ये जो ज्योतिबा थे, वह भी उस समय मतलब विवाह के समय 13 वर्ष के थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थक आसीत। वह भी मतलब कौन? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड, वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी वह भी चाहते थे कि स्त्रियां पढ़े। अतः सावित्रिया मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। अर्थात जब उन्हें यह लगा कि उनका पति भी स्त्री शिक्षा के समर्थन में है, तो उनके मन में जो स्थित थी, यानी पढ़ने की जो उमंग थी, वो वापस से उन्हें
मिलने लगी, मतलब और उल्लास उनको पढ़ने के लिए और उनका पढ़ने का मन होने लगा कि मेरा पति मुझे सपोर्ट करेगा ही सही, क्योंकि वो स्त्री शिक्षा के विरोध में नहीं है, उसके समर्थक ही हैं, तो मैं और आगे पढ़ूँ। इतः परं सा साग्रहम् आंग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती, तथा उन्होंने इसी के साथ में अपने जो अध्ययन कर रही थी वो उसके साथ में उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी शुरू किया। तमे ख्रीस्ताब्दे पुणेनगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अर्थात 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन, मतलब 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्रीबाई ने और ज्योति महोदय ने, मतलब उनके हस्बैंड ने, दोनों ने साथ मिलकर कन्या प्रदेश का प्रथम कन्या पाठशाला या प्रथम कन्या विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वो कितने साल की थी? उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। जब शादी हुई तब वह 9 साल की थी, और जब कन्याओं के लिए प्रथम पाठशाला पुणे नगर में खोला गया तब सावित्रीबाई की उम्र 17 वर्ष की थी। 1851 में ख्रीस्ताब्दे अप्रशस्त्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया उपरः विद्यालयः प्रारब्धः। सन 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने एक पृथक, मतलब एक अलग विद्यालय की स्थापना करी, एक अलग विद्यालय खोला, ताकि जो छुआछूत है वो उनकी जो महिलाएं हैं वह भी आ सके। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियाँ जो थी, समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी, जो फैली हुई थी बहुत, उनका भी सावित्री ने प्रमुख तौर पर खुलकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं के पुराने समय में क्या होता था कि जो विधवाएं रहती थी, जिनका पति मर जाता था तो वो विधवा हो जाती थी, उन विधवा स्त्रियों के सिर को मुंडन करवा दिया जाता था, मतलब सिर के बाल पूरे कटवा दिए जाते थे। तो वह जो कुरीति थी, उस कुरीतियों के निराकरण के लिए भी सावित्रीबाई साक्षात नाइयों से मिली, और फलतः केचन नापिता मतलब नाई, तो उसका फलस्वरूप जो उनके नाइयों से जो मिली थी बार बार, तो उनका फल उसको यह मिला कि कुछ नाई अस्यारूढ़ो सहभागिता अत्यजन, अर्थात कुछ नाई जो थे वह उनके साथ में मिल गए। किनके साथ? सावित्रीबाई के साथ, कि हाँ ठीक है, हम भी इस जो रूढ़ी परंपराएं हैं, रूढ़ो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है, यह परंपराएं जो है, इस परंपरा में भी हम अब साथ नहीं देंगे। तो हम, मतलब जो विधवा लेडी हो जाती थी उसका सिर का मुंडन नहीं करेंगे। कुछ नाइयों ने इनका साथ दिया था। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूप निकषा शीर्णवस्त्रव्रता तथाकथिताः निम्नजातीया काश्चित् नार्यः जलुं पातुं याचन्ते स्म। एक दिन वह सावित्रीबाई मार्ग से जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि कुएं के पास में, निक्षाय ने पास में, कुएं के पास में कुछ शीर्ण वस्त्राव्रता, मतलब फटे फुटे कपड़ों में कुछ महिलाएं खड़ी थी जो जल प्राप्त करने की याचना कर रही थी। कुछ लोग उनका उच्च वर्गीय उपहासं कुर्वन्तः, कुछ लोग उनका उपहास कर रहे थे। कूपात जलोद्धरणम अवारनयन,
मतलब कुछ लोग उनका उपहास कर रहे थे और जल उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो उपहास भी कर रहे थे, उन्हें जल भी नहीं लेने दे रही थी कुछ लोग जो थे। तो सावित्री एतत् अपमानम शोडुनाक्षोत, उन्होंने इस अपमान को छोड़ने का नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि यह जो अपमान है इनका वह कुछ न कुछ तोड़ जरूर निकालेगी। तो सा स्त्रिय निजग्रह नीतवती, तो वो जो स्त्रियां जो जल की याचनाएं कर रही थी परंतु उनको जल प्राप्त नहीं हो रहा था, उन्हें वह अपने घर में लेकर के आ जाती है। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत च यत् यथेष्टम जलम यत्नयत, अपने घर लेकर आ जाती है तथा घर के वहाँ पर जो तालाब था उस तालाब को दिखाते हुए कहती है कि आप यहाँ से जितना चाहें उतना जल पी सकते हैं। सर्वजनिकोयम तड़ाग, यह जो तड़ाग है सरोवर है, तो यह जो सरोवर है यह सभी के लिए है और यहाँ से कोई भी जल पी सकता है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यह जो सरोवर है इस सरोवर में जल ग्रहण करने के लिए कोई भी जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतयाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्पितः, वह मनुष्य के समानता के स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा खड़ी रहती थी कि वह सभी लोग समान हैं, एक जैसे ही हैं, इसलिए वह समानता का ही समर्थन करती थी। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुलोदंपत्यो अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल तथा शिशु हत्या प्रबंधक गृह, यह दो संस्था इन दंपतियों के द्वारा महत्वपूर्ण तौर पर खोले गए थे। कौन से? महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। फुले दंपत्ति के द्वारा, फुले दंपत्ति अर्थात सावित्रीबाई फुले और उनके पति के द्वारा यह दो संस्थाओं का उद्घाटन या इन दो संस्थाओं के लिए बहुत अधिक कार्य किया और उन्होंने ही यह संस्थाएं खोली भी थी। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल के लिए, उनकी गतिविधियों के लिए भी सावित्रीबाई अति सक्रिय रूप से कार्य करती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। यह मंडल का जो कार्य था, वह मंडल का कार्य और उसका उद्देश्य यह था कि लोगों को जो सताए हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उन समुदायों को खुद का अधिकार के लिए उन्हें जागृत करना कि यह तुम्हारा अधिकार है और इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जो पीड़ित लोग रहते थे, उनका जो पीड़ित समुदाय था, उस समुदाय को स्वयं का अधिकार प्राप्त करने के प्रति उन्हें जागृत करना, यह उस मंडल का उद्देश्य था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालयवती, अर्थात सावित्री जो थी वह अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल, मतलब उसको मेंटेनेंस का और उसको मैनेजिंग का कार्य बहुत अच्छी तरीके से संभालती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़िता जनाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष मतलब अकाल के समय, प्लेग के समय सावित्रीबाई फुले ने पीड़ित लोगों की बिल्कुल बिना रुके और बिना थके और बिना रुके सेवा की। उन्होंने मतलब अकाल के समय, प्लेग के समय, जब भी कोई महामारी आती थी तो उस समय वह अक्सर बिना रुके और बिना थके लोगों की सेवा करती रहती थी। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। वह लोगों की सहायता करने के लिए, उनकी सामग्रियां जुटाने के लिए, जो महामारियों के समय में जो चीज़ें लगती थी उन चीज़ों के लिए, या और भी लोगों को यदि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उन चीज़ों की या लोगों की सहायताओं के लिए वह अक्सर प्रयासरत रहती थी। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। महारोग प्रसार मतलब फैलना, महारोग यानी महामारी, कुछ महामारी
जब फैली हुई थी तो उस समय सेवारत सावित्रीबाई खुद भी एक असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। असाध्य रोग मतलब जिसका कोई इलाज नहीं था, उस रोग से वह भी उस महामारी की चपेट में आ गई थी, वो से भी वह बीमारी लग गई थी। तो 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। तो 1897 ईस्वी में उनका उसी महामारी के कारण निधन हो गया। साहित्य रचनायाम अपि सावित्री महियते। साहित्य रचना की दृष्टि से यदि हम देखें तो सावित्रीबाई का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेति। काव्य रचना संकलन भी उनका 2 काव्य रचना संकलन है। पहला है काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। यह 2 उनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येत्वम्। अर्थात यदि भारत में महिला देश के उत्थान के लिए मतलब उनकी स्थिति को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए गहनावबोधाय अर्थात गहराई से समझने के लिए, उन महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके उत्थान के लिए जो गहराई से जो चीज़ें जानने के लिए है, उन चीज़ों के लिए यदि सावित्रीबाई का जीवन चरित्र देखा जाए या उसका अध्ययन किया जाए तो इस महिलाओं के उत्थान के लिए यह चीज़ जो है वह बहुत ही लाभकारी होगी। यदि महिलाओं का उत्थान यदि भारत देश में चाहिए या लोग चाहते हैं तो सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र जो है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए।